मैं नंदलाल उपाध्याय, शिक्षक जनता सहयोग इंटर कॉलेज में खड़गपुर आजमगढ़। आज मैं अंग्रेजी पढ़ने वाले छात्रों को इम्परेटिव, एक्सक्लेमेटरी एंड ऑब्जेक्टिव सेंटेंस के विषय में अनुवाद करने के लिए बता रहा हूँ। इसको समझने और सुनने का प्रयास कीजिए। खिड़की बंद करो, शट द विंडो। मुझे अपनी किताब दिखाओ, शो मी योर बुक। मेरे लिए एक प्याला गर्म चाय लाओ, ब्रिंग मी ए कप ऑफ हॉट टी। अच्छी पुस्तकें पढ़ो, रीड गुड बुक्स। कृपया मुझे 50 रुपये उधार दीजिए, प्लीज़ लेंड मी 50 रुपीज़। अपने माता पिता तथा बड़ों का आदर करो, रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स एंड एल्डर्स। मोहन, बेंच पर खड़े हो जाओ। मोहन, स्टैंड अप ऑन द बेंच, या स्टैंड अप ऑन द बेंच मोहन। कृपया मुझे अपना नाम बताइए, प्लीज़ टेल मी योर नेम। उसे घर जाने दो, लेट हिम गो होम। आओ हम बाजार चलें, लेट अस गो टू मार्केट। इम्परेटिव सेंटेंसेस से आज्ञा, ऑर्डर या कमांड, प्रार्थना, रिक्वेस्ट, परामर्श, एडवाइस या किसी के कुछ करने के लिए कहने का बोध होता है। ऐसे वाक्यों में क्रिया से पहले कर्ता तुम या आप छिपा रहता है। इस प्रकार के वाक्यों में वर्ब अपने मूल रूप फर्स्ट फॉर्म में होता है तथा अनुवाद करते समय उसे वाक्य के प्रारंभ में लिखते हैं। ऐसे वाक्यों में क्रिया हमेशा वाक्य के प्रारंभ में लिखा जाता है। प्रार्थना करने वाले वाक्यों में कृपया या कृपा करके लगा रहता है, जिसकी अंग्रेजी प्लीज होती है। यदि वाक्य में वोकेटिव केस संबोधन कारक का नाउन है तो वह वाक्य के प्रारंभ अथवा अंत में प्रयोग किया जाता है। जहाँ सुझाव या प्रस्ताव का भाव हो वहाँ लेट का प्रयोग करते हैं। एक कक्षा में बातचीत मत करो, डू नॉट टॉक इन द क्लास। कृपया ऐसे पत्र मत लिखिए, प्लीज़ डू नॉट राइट सच लेटर्स। अपनी पुरानी पुस्तकें मत फेंको, डोंट थ्रो योर ओल्ड बुक्स। इतने जोर से मत बोलो, डोंट स्पीक सो लाउडली। कभी झूठ मत बोलो, नेवर टेल ए लाई। उसे दिन में मत सोने दो, डोंट लेट हिम स्लीप इन द डे। अगर वाक्य में मत आया हो तो सबसे पहले डू नॉट लिखते हैं, इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। यदि वाक्य में कभी मत या कभी न आया हो तो उसके लिए नेव का प्रयोग क्रिया की फर्स्ट फॉर्म के साथ करते हैं। कृपया के लिए वाक्य के आरंभ में प्लीज लगाते हैं। जब वाक्य के अंत में दो आया हो तथा उससे पहले क्रिया में ना ने नी लगा हो तो वाक्य में लेट्स से आरंभ करते हैं। उसके बाद ऑब्जेक्ट फिर क्रिया की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं तथा डू नॉट वाक्य प्रारंभ में लगाते हैं। जैसे उसे दिन में मत सोने दो, उसे दिन में मत सोने दो। यहाँ वाक्य के अंत में दो आया हुआ है तथा उससे पहले क्रिया में ना ने नी लगा हो। उसे दिन में मत सोने, क्रिया में सोना क्रिया इसमें ने लगा हुआ है। तो ऐसे वाक्य को लेट से आरंभ करते हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, विस्मय सूचक वाक्य। ऐसे इस प्रकार के वाक्यों में प्रसन्नता, दुख, आश्चर्य आदि
भावों का बोध होता है। इन वाक्यों के अंत में प्रायः संबोधन चिन्ह लगा रहता है, परंतु एलास, आह, उराह आदि इंटरजेक्शन के तुरंत पश्चात संबोधन चिन्ह का प्रयोग करते हैं। इस वाक्यों में कितना, कैसा के प्रयोग से अधिकता प्रकट होती है। इन वाक्यों के अनुवाद के लिए वाक्य के प्रारंभ में व्हाट या हाउ का प्रयोग किया जाता है। जैसे वह कितना कमजोर है, हाउ वीक ही इज। तुम कितने चतुर हो, व्हाट ए क्लेवर बॉय यू आर। आहा, हम सब पास हो गए हैं, आह, ऑल ऑफ अस है पास। आहा, हम तो मैच जीत गए हैं, वाह, वी हैव वन द मैच। कितना भयानक दृश्य है, व्हाट ए हॉरेबल साइट इट इज। जब कितना के पश्चात विशेषण का प्रयोग हो तो हाउ का प्रयोग होता है। जब कितना, कितनी, कितने के पश्चात विशेषण का प्रयोग हो तथा विशेषण के बाद संज्ञा का प्रयोग हो तो व्हाट ए का प्रयोग किया जाता है। ऐसे ऑप्टेटिव सेंटेंस, इच्छा सूचक वाक्य, ईश्वर से प्रार्थना या इच्छा प्रकट करने वाले वाक्यों को ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। इन वाक्यों में से प्रारंभ करते हैं तथा वाक्य के अंत में संबोधन चिन्ह लगाते हैं। जैसे भगवान तुम्हें चिरायु करें, मे यू लिव लॉन्ग। ईश्वर तुम्हारे बच्चे की रक्षा करें, मे गॉड प्रोटेक्ट योर सन। ईश्वर तुमको सफलता प्रदान करें, मे गॉड ग्रांट यू सक्सेस। ईश्वर तुम्हें एक पुत्र दे, मे गॉड ब्लेस यू विथ ए सन। इस प्रकार से हम ऑप्टेटिव, एक्सक्लामेटरी और इम्परेटिव सेंटेंसों का हम अनुवाद करते हैं और इनके नियमों को अनुवाद करते समय हमें ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि जब पैसेज का ट्रांसलेशन करना पड़ेगा तो उसमें बताए हुए सभी प्रकार के वाक्य सम्मिलित होते हैं। किस जगह कौन सा वाक्य आ जाएगा यह पता नहीं है, इसलिए ट्रांसलेशन करने से पूर्व हमें सभी टेंसों को, सभी मॉडल्स को और सभी प्रकार के वाक्यों का ट्रांसलेशन सीख लेना नितांत आवश्यक है। इन बातों को हमें, इन नियमों को हमें अपने मस्तिष्क में रखना भी आवश्यक है, अन्यथा कहीं कहीं ऐसे शब्द आ जाते हैं जिनका ट्रांसलेशन कैसे होगा समझ में नहीं आता है। इसलिए इन नियमों को भली भांति हमें पढ़ना चाहिए और इसको अपने दिमाग में रखकर ही अनुवाद करना चाहिए, तभी हम अनुवाद कर सकते हैं। अनुवाद अंग्रेजी में एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा हम बड़े बड़े प्रश्नों को कर पाते हैं। इनको याद करके लिखना हमारे जीवन के लिए बहुत मुश्किल है, इसलिए अनुवाद यदि हम करना जानते हैं और उसके सारांश के विषय में जानते हैं तो हम अपने से, अपने शब्दों में उनको हम अंग्रेजी में ट्रांसलेट करके प्रश्नों को पूरा कर सकते हैं। आज यहीं तक, धन्यवाद।